नमस्कार साथियों, अमरीश क्लासेस फॉर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हर्ष शुक्ला। जैसा कि आपको पता है कि हम कुछ बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न करते आए हैं जो आपके सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे प्रश्नों को हम डेली करते आए हैं। आज भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने आया हूं और इन प्रश्नों को अच्छे से देखना है आपको, शुरू से लेकर लास्ट तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में सीधे छपेंगे क्वेश्चन। सीटेट में इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं, तो बस आपको ध्यान से देखते रहना है, वीडियो स्किप नहीं करना है और लास्ट में हमें बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए। ठीक है, तो पहले हम अगर आज की मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इफ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग, डू स्मॉल थिंग इन अ ग्रेट वे। अगर आप कोई बड़ी चीज नहीं कर सकते, कोई महान चीज नहीं कर सकते, आपको जरूरत भी नहीं है, आप रोज छोटी छोटी चीजें करिए। आप एक दिन सोचिए कि आज हम एक विषय का एक टॉपिक उठाएंगे, हम इसमें महारत हासिल करेंगे शाम तक। अगर आपने वो करना प्रारंभ कर दिया ना, पेपर कुछ नहीं है आपके लिए। तो आपको क्या करना है, डेली डेली अपना बेस्ट देना है। अगर आपने दिन बनाना शुरू कर दिया ना, तो कैसे भविष्य बनेगा इसका आप सोच नहीं सकते। सब चीजें बेहतर होंगी, बस आपको अपना डेली बेस्ट देना है। और जिस दिन आपको अगर ये चीजें फायदा करें तो आप हमें कमेंट में भी आके बताइए कि हाँ आपको कुछ फायदा मिल रहा है, क्लासों का क्या है। तो इसका रिस्पॉन्स हमें जरूर दीजिए, हमें थोड़ी खुशी होती है कि हाँ चीजें वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? आपके ऑप्शन है ज्ञान में वृद्धि, ठीक है, दूसरा है संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य, विकास क्या हमारा ज्ञान बढ़ाना ही हमारा विकास है? आप बताइए कि हम स्कूल सिर्फ इसलिए जाते हैं कि हमें नॉलेज हो जाए? ऐसा नहीं है। हम सतत विकास की बात करते हैं ना, तो सतत विकास में ये केवल ज्ञान ज्ञान तो नहीं है। बोलते हैं ना किताबी ज्ञान सीखने थोड़े स्कूल जाते हैं, उसमें नैतिक चीजें भी आती, काफी सारी चीजें आती हैं। तो संवेगों में वृद्धि, केवल इमोशन के लिए हमारा विकास होता है। विकास में वृद्धि क्या? इमोशन, यही हमारा विकास है। हमारा विकास ज्ञान में वृद्धि खाली नहीं है, हमारा विकास खाली संवेगों में वृद्धि नहीं है। वजन में वृद्धि, अरे ये तो बिल्कुल नहीं है भाई। शरीर खाली बड़ा हो गया, एक कहावत भी सुनी है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे तो दूर। तो ऐसी वजन में वृद्धि का क्या फायदा भाई? शरीर बड़ा हो गया है, विकास हुआ नहीं है। तो ऐसे बहुत देखने को मिल जाते हैं क्लासों में बच्चे जो बिल्कुल बॉडी वॉडी बनाए हैं। आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, तो बिल्कुल आपका आकार, आपकी सोच, सबसे इंपॉर्टेंट है समझ। आप कैसा सोचते हैं और कैसी समझ रखते हैं। बहुत लोग सोचते तो बहुत कुछ है, बट उसके बेसिस पे जो समझ बनाते हैं वो कई बार बहुत खतरनाक होती है। तो आपकी सोच और जो समझ कौशल है वो आपके विकास में वृद्धि से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। आपका सही आंसर होगा डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो देखेंगे तनाव और क्रोध की अवस्था है। भाई ये तो हमने कितनी बार पढ़ा है, तनाव और क्रोध की अवस्था किसने कहा? ये हमारा स्टेटमेंट था स्टेनली हॉल साहब का। स्टेनली हॉल साहब ने कहा था तनाव व क्रोध की अवस्था। किसको कहा था? तो इन्होंने कहा था किशोरावस्था को। और किशोरावस्था की अवधि क्या होती है? किशोरावस्था की अवधि हमने क्या पढ़ी थी? किशोरावस्था की अवधि होती है 12 से 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष। अच्छा, अगर इसी में एक बात और ऐड की जाए तो WHO क्या मानता है? WHO के अनुसार किशोरावस्था की अवधि कितनी है? 11 से 19 वर्ष। 11 से 19 वर्ष किशोरावस्था की अवधि है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था आपका आंसर हो जाएगा। इसमें तो कहीं जाना ही नहीं। तनाव, क्रोध किस अवस्था में आता है? जब आप यंग होते हो, यूथ होते हो ना, जब आप किशोर की अवस्था में होते हो, 12 से 18 वर्ष के बीच में सबसे गुस्सा आता है। तो तनाव और क्रोध की अवस्था। और ये कथन किसने कहा था? यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टेनली हॉल साहब ने। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो देखते हैं बालक का विकास परिणाम है। किसका परिणाम है भैया? वंशानुक्रम का है, वातावरण का है, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का है, या आर्थिक कारणों से है? तो बताइए, आपका विकास क्या आर्थिक कारणों से होता है? कोई अगर ऐसा होता तो एक अमीर का बच्चा डेवलप हो जाता। तो पहले ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया भाई। डेवलपमेंट तो गरीब के बच्चे का भी होता है, खाली अमीर के बच्चे का तो नहीं होता। अब पूछा जा रहा है वंशानुक्रम।
तो भाई जिसके पापा डॉक्टर हैं, क्या सब उनके लड़के डॉक्टर ही बन जाते हैं? उनकी नॉलेज पर असर रहता है, उनके घर का माहौल अच्छा रहता है, पर क्या खाली वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ा? चोर का बच्चा चोर ही बनेगा? तो ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। तो वंशानुक्रम का भी खाली प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे ही खाली वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आपके घर में सब एक प्रवृत्ति के लोग हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं वो प्रवृत्ति दबी रहेगी, और जैसे ही वो वातावरण मिलेगा ट्रिगर हो जाएगी। तो खाली वातावरण का प्रभाव भी तो नहीं है, वातावरण तो ट्रिगर करने का काम कर रहा है। आपके अंदर जो छिपा है वातावरण, तो उसे निकाल के सामने लाने का काम कर रहा है। तो खाली वातावरण भी नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया से। आपको याद होगा, वैसे भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डेवलपमेंट इज इक्वल टू H/E। ठीक है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट की अंतःक्रिया से क्या होता है, बालक का विकास। तो आपका आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया से। ठीक है, अगर हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्या क्षेत्र है? स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन? देखिए, शारीरिक विकास का क्षेत्र स्मृति, तो ये तो शारीरिक विकास से बिल्कुल संबंधित ही नहीं है। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, मोटिवेशन शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ये इसको प्रभावित करने वाला क्षेत्र है, लेकिन ये इसका क्षेत्र नहीं है। मतलब ये एक तरह से अलग तरह से इस पर प्रभाव डाल रहा है, बट ऐसा नहीं कह सकते कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है। भाई मोटिवेशन, मोटिवेशन तो एक मेंटल डेवलपमेंट का एक तरह से क्षेत्र है। हाँ, वो अलग बात है कि आप जिम जाते हो, आपके अंदर मोटिवेशन है, तो उसका आप पर असर पड़ता है, शारीरिक विकास में भी असर पड़ता है, लेकिन उसका क्षेत्र नहीं है। समायोजन, एडजस्टमेंट, तो ये भी तो हमारे मेंटल डेवलपमेंट का है, तो ये भी इसका क्षेत्र नहीं है। आपका कौन सा ऑप्शन बचा? स्नायुमंडल। तो बिल्कुल आपके ज्वाइंट्स हैं, ये शारीरिक विकास का क्षेत्र है, स्नायुमंडल है, पिगमेंट है, ज्वाइंट है, तो स्नायुमंडल आपका ऑप्शन होगा। शारीरिक विकास, आपके ज्वाइंट्स हैं, मसल्स बनाने जाते हो ना, तो ये ही तो आपके शारीरिक विकास का क्षेत्र है। विकास आपको पता है दो तरह का होता है, शारीरिक होता है और कैसा होता है, मानसिक होता है। बाकी जितने फैक्टर दिए थे वो आपके मानसिक विकास के क्षेत्र थे। तो बिल्कुल आपको क्लियर रखना है कि कौन सा आपका शारीरिक विकास है, कौन सा मानसिक विकास है। ये आपके जो 3 फैक्टर हो गए, ये आपके मानसिक विकास से संबंधित है, और ये आपका स्नायुमंडल, ये आपके शारीरिक विकास से संबंधित है। अगर हम अगला प्रश्न देखते हैं, श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अब देखिए, अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। अब कुछ लोग कहेंगे अरे इसमें क्या लगाएं, इसमें तो सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं। भाई लिखावट अच्छी होनी चाहिए, लेखन साफ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, बड़े अक्षरों में लिखना, और ये भी नहीं कोई ऑप्शन दिया कि इनमें से सभी, तो हम वो लगा देते। तो अब क्या किया जाए? देखिए, अब आपको समझना पड़ेगा कि एक शिक्षक के तौर पर आपका उद्देश्य क्या होता है जब आप श्यामपट्ट पर लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। तो जब आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो आपका जो उद्देश्य होता है लोगों को समझ में आए। तो आपकी अच्छी लिखावट ही तो शिशुओं को समझ में आएगी, और वो अच्छी लिखावट ही तो बच्चों को प्रेरित करेगी कि हाँ वो भी अच्छा लिखें। देखिए, स्पष्ट लिखना, अब सपोज दैट स्पष्ट लिखना, मैंने आ बनाया, ये मैंने आ बना दिया, अब आपको स्पष्ट दिख रहा है, ये आ दिख रहा है आपको स्पष्ट, लेकिन क्या ये लेखन में आएगा, ये लिखावट में आएगा? बोर्ड में ऐसे अक्षर बनाएंगे तो पता लगा 4 ही अक्षर बनेंगे। बड़े अक्षरों में लिखना, तो देखिए बड़े अक्षरों में लिखा है हमने, ये हमारे क्या महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। छोटे अक्षरों में लिखना, चलिए ये हमने लिख दिया। पढ़ पा रहे हैं आप? नहीं पढ़ पा रहे ना, तो बस ऐसे ही समझना है। श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अभी आपने देखा सामने, अच्छी लिखावट महत्वपूर्ण है। अच्छा लिखा होगा तो आपको समझ में आएगा, और वही आप पे प्रभाव पड़ेगा कि हाँ गुरुजी की राइटिंग अच्छी है, हमें भी अपनी राइटिंग अच्छी करनी है। तो आपने ये देखा। अब मैं एक छोटी सी बात आपको बीच में बताना चाहूंगा कि आप 21 रुपए में मात्र में हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। बाल विकास वहां पे जबरदस्त तरीके से समझाई गई है। आपके मन में जो डाउट होते हैं ना कि हाँ ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, एक एक चीज को अच्छे से समझाया गया है। बिल्कुल जड़ से डाउट खत्म करने वाले थ्योरी के साथ, उदाहरणों के साथ आपको बताया गया है। तो बिल्कुल अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो केवल 21 रुपये फीस है। आपको मैं नंबर बता दूंगा, उस नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप से, बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप लिंक पे जाकर पेमेंट कर सकते हैं और हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कोर्स को, पहले आप कोर्स को देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है
तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्यों वृद्धि होती है? शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। अब दिया है आकार में वृद्धि, आकार साइज, वृद्धि। अब वृद्धि और विकास दो शब्द हैं और जो कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं। वृद्धि का मतलब क्या है? वृद्धि हमारा कहीं ना कहीं सीधा मतलब है ग्रोथ। और ग्रोथ कैसी होती है? ये हमारा ग्रोथ हमारी जो है कैसा फैक्टर है? ये हमारा शारीरिक फैक्टर है। हमारे अंगों में ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ हमारी शारीरिक है। और डेवलपमेंट जो हमारा विकास है, विकास हमारा शारीरिक व मानसिक दोनों है। तो ये शारीरिक फैक्टर है और ये हमारा शारीरिक व मानसिक दोनों फैक्टर है। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है। शरीर में आकार वृद्धि होती है किसके कारण? शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। तो बिल्कुल फिजिकल अभी मैंने बताया ना, शारीरिक और गत्यात्मक विकास, तो यही आपका हो जाएगा। अगर यहाँ पे वृद्धि लिखा हो, यहाँ पे विकास लिखा होता, तब आपका आता कि हाँ शारीरिक व मानसिक विकास दोनों के कारण। तो ये आपको याद रखना है, वृद्धि लिखा है या विकास लिखा है। ऐसे प्रश्न पेपर में बहुत फंसाते हैं और कई बार बच्चे गलत करके आते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो भैया पियाजे की अगर हमने 4 अवस्थाएं पढ़ी हैं, तो ये प्रश्न हम आंख बंद करके मार सकते हैं। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं हैं? देखिए, आपके ऑप्शंस दिए, जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, 11 से 16 वर्ष तक। अगर हम पियाजे की अवस्थाओं को देखते चले, जीन पियाजे साहब की, तो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को क्या कहते थे? संवेदी गामक या संवेदी क्रियात्मक। संवेदी गामक लिख लीजिए, क्योंकि आपको क्रियात्मक तो लिखा ही है, साथ में ये भी समझ लीजिए कि इसको संवेदी गामक भी कहते हैं। 2 से 7 वर्ष की अवस्था कौन होती थी? पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। 7 से 11 वर्ष ये आपकी कौन सी अवस्था होती थी? ये आपकी होती थी मूर्त संक्रियात्मक। और इसके बाद आपकी 11 से 16 वर्ष ये कैसी होती थी? अमूर्त चिंतन की अवस्था। तो अमूर्त संक्रियात्मक। अमूर्त संक्रियात्मक की अवस्था क्या है? आपकी 11 से 16 वर्ष। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है? संवेदी गामक या संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी है? तो यह है जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, अब इस तरह का कभी कोई भी प्रश्न आएगा तो आपसे हो जाएगा ना, आप चारों स्टेजेस को देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीधा प्रश्न आता है, जीन पियाजे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इस प्रश्न में क्या है? कुछ भी नहीं है। बट सीटेट में ऐसे प्रश्न आते हैं और लोग गलत करके आते हैं। ठीक है, दिमाग खोल के रखना है आपको, बिल्कुल नैतिक बातों के साथ रहना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बोलिए नहीं हम लड़के हैं, हम में बुद्धि ज्यादा होती है। लड़कियां कह रही लड़के तो मूर्ख होते हैं, हम में बुद्धि ज्यादा होती है। तो इस जो ये चश्मा है इसको हटा लीजिएगा थोड़ी देर के लिए पेपर में, उसके बाद आप कैसा भी रखिए, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। बट एक शिक्षक के तौर पे मैं चाहूंगा कि आपकी सोच बहुत एक नैतिक होनी चाहिए। लड़कों में बुद्धि अधिक होती है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि ये लिंग भेदभाव को बढ़ावा दे रहा है। और हम ऐसा थोड़ी मानते हैं कि लड़के ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, तो ये भी गलत हो गया। बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं, तो यही तो आपका सही ऑप्शन हो गया, क्योंकि बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। ये अलग बात है कि किसी अवस्था में लड़कियों की वृद्धि तेजी से होती है, विकास तेजी से होता है, किसी अवस्था में लड़कों का विकास तेजी से होता है। तो जब उस अवस्था की बात करें तब आप वहां पे बोलिएगा कि लड़कियों का विकास तेजी से होता है या लड़कों का विकास तेजी से होता है। वैसे आपको भेदभाव करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो परामर्श का उद्देश्य क्या है? एडवाइस का क्या, भाई क्यों एडवाइस दी जाती है? बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों की कमियों के कारण का पता करना, बच्चों के समायोजन में सहायता करना, या उपरोक्त सभी? तो देखिए, बच्चों को समझाना, एडवाइस तो इसीलिए दी जाती है ना, हम किसी को डांटने के लिए एडवाइस थोड़ी देते हैं। हम चाहते हैं कि उसके अंदर उसको समझा सकें।
और एडवाइस देने का सबसे तरीका भी सही भी है। बहुत लोग चिल्ला के एडवाइस देते हैं और गुस्से में एडवाइस देते हैं, ये एडवाइस का तरीका नहीं है। ये परामर्श का जो है इसमें नकारात्मक पहलू उस पर हावी हो जाते हैं। बच्चों को समझाना, तो परामर्श तो बच्चों को समझाना हो गया। दूसरा है बच्चों की कमियों के कारण का पता करना। तो बिल्कुल, अगर आपको बच्चों की कमियों के कारण पता होंगे तभी तो आप उन्हें सुधार सकेंगे। अगर आपको कारण ही नहीं पता होंगे तो आप उनमें सुधार कैसे करेंगे? तो आपको कारण जानना तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो कारण का पता करना, ये भी बात सही हो गई। बच्चों के समायोजन में सहायता करना। अब समायोजन क्या है भाई? समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट। तो बच्चों को एडजस्ट करने में, बच्चों को समाज में अपने को आपको समायोजित करने में, एडजस्ट करने में आप सहायता कर रहे हो। क्या होता है बच्चों के साथ सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना, वो एडजस्ट नहीं कर पाते, वो समायोजित नहीं हो पाते। तो समायोजन में सहायता तो कर ही रहे हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आप इन सारी चीजों में एडवाइस के द्वारा, परामर्श के द्वारा हेल्प कर रहे हैं। देखिए आप परामर्श के द्वारा कितनी चीजें हेल्प कर रहे थे, शायद आपको इतने पहलू ना पता हो, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला प्रश्न है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। बच्चों को अगर नैतिक बनाना है तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। उसे धार्मिक पुस्तक पढ़ाना। अब कहेंगे आप सर ऐसे प्रश्न कहाँ आते हैं, सीटेट का पेपर उठा के देखिएगा, उसके बाद बताइएगा किस तरह के प्रश्न आते हैं। ऐसे क्वेश्चन सीटेट में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं जो हर इंसान अगर केवल अपना कॉमन सेंस का यूज करे तो सही कर सकता है। लेकिन होता क्या है, नैतिकता हमारी और हमारी जो समझ है और ऑप्शन इतने क्लोज दे देते हैं, आप कई बार उनमें अंतर नहीं कर पाते और गलत टिक कराते हैं। तो इनमें बिल्कुल गलती नहीं करना है। अगर मैं बोलता हूँ सीटेट में आप 28, 29, 30 तक ला सकते हैं तो वो ये क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन आपको पूर्णतया नंबर दिलाने वाले हैं और केवल 1-2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। तो आपको रटना कुछ नहीं है, आपको थ्योरी को समझना है। उसी थ्योरी को समझ के आप सीटेट में 30 में से 30 कुछ नंबर ला सकते हैं। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, तो ये नैतिकता में हेल्प करता है कि नहीं करता? शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभाओं में उपदेश देना। उपदेश लिख गया यहाँ पे, उपदेश देना, ठीक है। तो नैतिकता स्थापना करने के लिए आप उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाएंगे। भाई धार्मिक पुस्तक पढ़ाने के लिए स्कूल एक सही जगह नहीं है। हाँ, स्कूल में भी जो है चीजें बताई जाती हैं, प्रार्थना होती, प्रेयर होती है, पर उसका उद्देश्य बहुत ब्रॉड है। धार्मिक पुस्तक से हम उनकी नैतिकता को बढ़ावा दें तो ये जरूरी नहीं हो सकता उसमें कोई ऐसी अनैतिक बात लिखी हो, जैसे कहीं पर कोई ऐसी प्रथा लिखी हो जो बच्चों के हित में ना हो, विकास के। तो नैतिक पुस्तक को पढ़ाना इज नॉट अ राइट सोल्यूशन। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, तो टीचर का आइडल वे में व्यवहार करना। बच्चे सीखते किससे हैं? अपने टीचर से। अपने टीचर को आइडलाइज करते हैं ना, टीचर को फॉलो करते हैं ना। तो बस यही आपका आंसर हो गया, शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना। अच्छा, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन, तो केवल असेसमेंट हमारा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है कि हम केवल बच्चों का मूल्यांकन करें। मूल्यांकन तो उनकी वैल्यूज जो क्या डेवलप हुई हैं उनका वो करना है। स्थापना के लिए मूल्यांकन तो बाद में करेंगे ना, पहले स्थापना तो कर लें। तो ये भी आपका गलत आंसर हो गया। प्रातःकालीन सभाओं में उपदेश देना, तो हमें भी स्कूल टाइम में बहुत उपदेश दिए गए हैं, हम भी बहुत ढीठ थे, नहीं सुनते थे। हमें पता था टीचर बड़ी बड़ी बातें करके जा रहे हैं और इसका हम पे कोई असर नहीं पड़ता था। लेकिन अगर टीचर कुछ आइडल वे में बिहेव करते थे तो हम भी वैसा करने की कोशिश करते थे। इसीलिए शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना बच्चे के नैतिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अभी यहाँ मैं क्लास में आके अगर कुछ अनैतिक बातें करूं या फिर कुछ करूं तो उसका आप पे बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। कुछ बच्चों को देखने में शायद मजा आएगा कि अरे सर ये ऐसी बातें कर रहे हैं, वैसी बातें कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं, लेकिन वो उसकी छवि आप पे खराब पड़ेगी ना। तो ये छवि महत्वपूर्ण है। ये जो शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार है, यही बच्चों की नैतिकता की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका आंसर बी हो जाएगा। तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पेपर में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बाकी ये नंबर है 9616827646। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, 9616827646। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, आपके अंदर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। बाकी केवल 21 रुपीज़ फीस है, बहुत कम फीस है, नॉमिनल फीस है, हर इंसान पे कर सकता है। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं।
ऐसे ही आपको यूट्यूब पर फ्री क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराती जा ही रहेगी। बिल्कुल आपको जुड़े रहना है बस। बहुत बहुत धन्यवाद।